हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आपकी स्टडी टीचर। स्टूडेंट्स, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरे सभी वीडियोस को आपने लाइक किया, आपकी बहुत आभारी हूँ मैं। आज एक बार फिर से आपके लिए आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है DECE 1 का, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारे कौन से क्वेश्चन हैं और इनके आंसर क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर के, 12 नंबर के, 15 नंबर के हैं और ये 10 नंबर के भी हो सकते हैं, 12 नंबर के भी हैं और 15 नंबर के भी हैं। यदि 15 नंबर का क्वेश्चन आता है तो भी आपको यही लिखना है, 12 नंबर का आता है तो भी यही आंसर लिखने हैं और 10 नंबर का आता है तो भी आपको यही आंसर लिखने हैं। और ये आपको 8 नंबर का भी आ सकता है तो आप इनमें से शॉर्टकट करके आंसर लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, वृद्धि व विकास का अर्थ बताते हुए इन दोनों की भिन्नता को दर्शाइए, अथवा वृद्धि एवं विकास की संकल्पना पर प्रकाश डालिए, अथवा वृद्धि एवं विकास के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन हैं और इनका आंसर एक ही रहेगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। वृद्धि मतलब शरीर का बढ़ना। प्राय वृद्धि तथा विकास शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के लिए अंतर्बदल रूप में कर लिया जाता है, परंतु अवधारणा के स्तर पर ये परस्पर भिन्न है। वृद्धि शब्द का प्रयोग व्यक्ति में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तनों को इंगित करता है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड हैं जो संस्कृत हिंदी में लिखे हुए हैं, ये आपको नहीं लिखने हैं, इनको इग्नोर करते हुए आपको आंसर लिखना है। यदि आप इनको नहीं लिखोगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, आपका आंसर देखा जाएगा और आपको उसके मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो संस्कृत के वर्ड हैं आपको इग्नोर करने हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आयु बढ़ने के साथ आकार, लंबाई, भार और आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तनों को वृद्धि के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उसका आकार, लंबाई, नाक नक्श जैसे बचपन का मोटापा, बाल और दांत आदि में परिवर्तन आने लगता है। इसके स्थान पर नई नाक नक्श आदि प्रकट होने लगती हैं। उसके पश्चात आयु की ओर परिपक्वता आने पर नए दांतों का निकलना, दूध के दांत टूटते हैं, प्राथमिक तथा द्वितीय लैंगिक विशेषताओं के प्रकट होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसी प्रकार पूरे व्यक्तित्व के सभी अंशों में परिवर्तन दिखलाई पड़ते हैं। तो इन बातों पे कोई भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ज़्यादा हैं और जो हमारा वीडियो है काफ़ी लंबा होने वाला है। तो ये आपके साथ जो घटित हुए हैं, आपके शरीर में जो भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं, आपके साथ होने वाले पॉइंट्स ही दर्शाए गए हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। आगे देख लेते हैं। शैशवकाल और बाल्यकाल में बालक का शरीर क्रमिक रूप से आकार, लंबाई और भार ग्रहण करता चलता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग ऐसे ही परिवर्तनों को निर्दिष्ट करने के लिए समझना चाहिए। आयु के साथ संपूर्ण शरीर, उसके विभिन्न अंगों, आकार एवं भार में होने वाले परिवर्तन वृद्धि में अंतर्निहित है। इस प्रकार वृद्धि शारीरिक क्षेत्र में होने वाली बढ़ोतरी को निर्देशित करती है। शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाली वृद्धि की दर एक समान नहीं होती है, विभिन्न अंगों के बढ़ने की गति अलग अलग होती है। तो जैसे जैसे आपके साथ हुआ है, आपके शरीर में परिवर्तन आए हैं, वैसे ही इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। विकास देख लेते हैं। विकास क्या होता है स्टूडेंट्स? गुणों में परिवर्तन, गुणों का बढ़ना, जो आपकी जो भावनाएं हैं या फिर आपके जो हुनर हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, क्या क्या सीखते हो, वो हमारा शरीर का विकास होता है। तो ये विकास क्या होता है स्टूडेंट्स, कब तक चलता है? ये हमारा विकास जो है, इसकी संख्या जो है निर्धारित नहीं है, तो ये हमारा जन्म से लेकर कब्र तक चलता है। तो देख लेते हैं विकास में क्या लिखा हुआ है। मानव में आयु के साथ होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ ही गुणात्मक परिवर्तन भी होते रहते हैं। विकास शब्द का अर्थ इसी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तनों से समझा जाना चाहिए। व्यक्ति में क्रमबद्ध रूप से होने वाले जो सूक्ष्म परिवर्तनों की क्रमिक श्रृंखला को विकास कह सकते हैं। क्रमिक होना इस बात का संकेत है कि परिवर्तन एक दिशा में हो रहे हैं। यह दिशा पीछे जाने के स्थान पर सदैव आगे की ओर उपयुक्त रहती है, इसलिए वह एक परिपक्वता को इंगित करती चलती है। तो आगे है हमारे पास, क्रमबद्ध तथा सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि व्यक्ति के अंदर अब तक संघटित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आने वाले
आगे होने वाले परिवर्तनों में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन अथवा परिपक्वता अचानक नहीं फूट पड़ती है, इसका क्रमिक सिलसिला बना रहता है। यही व्यक्ति का विकास है। विकास के संदर्भ में होने वाले परिवर्तन एक व्यक्ति में जन्म से लेकर मृत्यु तक होते रहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिए कि अपने विकास क्रम में व्यक्ति जन्म से लेकर उत्तरोक्त परिपक्वता को धारण करता चलता है। व्यक्ति तथा उसके पर्यावरण के बीच एक प्रकार से पारंपरिक अंतर्क्रियाएं होती रहती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के अंदर एक परिष्कृत संरचना और प्रक्रियाओं का जन्म होता रहता है। इसके फलस्वरूप समस्त परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कह सकते हैं। वृद्धि एवं विकास में अंतर, तो चलिए जैसे तालिका 1.1 है वैसे ही आपको लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको आ सकता है आपके एग्जाम में, और वहाँ पे आपको क्या लिखना है। तो ये जो पहले मैंने आपको वृद्धि और विकास बताया है ऐसे लिखना है, और आप लोग इसमें इनमें से पॉइंट कट कर सकते हो। तो चलिए ये बॉक्स में लिखे हुए हैं हमारे पास। तालिका 1.1 है वृद्धि देख लेते हैं। वृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, और विकास क्या है? विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि विकास का एक चरण है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। वृद्धि में परिवर्तनों को देखा व मापा जा सकता है। विकास में होने वाले परिवर्तनों को अनुभूत किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है। वृद्धि मुख्य शारीरिक परिवर्तनों को प्रकट करती है। विकास में सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से लिया जाता है। ये क्या है? विकास है। वृद्धि केवल उन्हीं घटकों की होती है जो बालक में जन्म के समय विद्यमान होती हैं। विकास के लिए यह आवश्यक नहीं है। तो हमारा लास्ट पॉइंट है, वृद्धि में परिमाणात्मक परिवर्तनों की अभिव्यक्ति होती है, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति होती है। तो चलिए ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विकास की अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास की अवस्थाएं देख लेते हैं। बाल विकास में विभिन्न अवस्थाओं की संकल्पना इस मान्यता पर आधारित है कि विकास नियमित व क्रमानुसार होते हैं तथा संबंधी होने के साथ साथ संचयी होने के साथ साथ ये कुछ कांतिक या संकटकालीन परिस्थितियों से भी गुजरती है। विकास की प्रत्येक पूर्व अवस्था आने वाली अवस्था की जन्मदात्री होती है। किसी एक अवस्था के दौरान अवयव संस्थान की यह संरचना विकसित होती है जो आगे आने वाली अवस्था के लिए ज़रूरी होती है। जब तक बच्चा एक उचित अवस्था तक नहीं पहुंचता, उसका प्रशिक्षण अप्रभावी रहता है। इस दौरान कुछ संकटकालीन या नाजुक स्थितियां आती हैं जब समुचित उद्दीपन देना आवश्यक हो जाता है। गुणात्मक रूप से अलग अलग अवस्थाओं का या सोपानों की धारणा के विपरीत अनेक मनोवैज्ञानिकों ने सतत और क्रमिक विकास की संकल्पना पर जोर दिया है। उनका कहना है कि बच्चा धीरे धीरे लंबा होता है, अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग करता है और इस प्रकार यह अधिकाधिक आत्मविश्वासी हो जाता है। मानव जीवन 4 अवस्थाओं में विभाजित है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था। शैशवावस्था देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं शैशवावस्था क्या है। जन्म से 2 वर्ष तक के समय को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में शिशु अपनी सभी अवस्थाओं की पूर्ति के लिए पूर्णतः पालनकर्ता पर निर्भर होता है। जन्मोपरांत अन्य अवस्थाओं की तुलना में इस अवस्था में सबसे तीव्र वृद्धि और विकास होता है। बालिका की कुशलताएं और योग्यताएं कई गुना बढ़ती हैं। शैशवावस्था के अंत तक यह चलने, दौड़ने और शब्दों द्वारा अपनी अवस्थाओं को आवश्यकताओं मतलब कि ज़रूरतों को व्यक्त करने योग्य हो जाती हैं। समय खा सकती हैं, परिवार के सदस्यों व समय को पहचानने लगती हैं और जाने पहचाने माहौल में आत्मविश्वास से घूमने लग जाती हैं। तो आगे देख लेते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यह अवस्था 2 साल से प्रारंभ होकर 10 या 12 साल तक की होती है। बालिकाओं में यह अवस्था 10 वर्ष तथा बालिकों में यह 12 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में विकास शैशवावस्था जितना तीव्र नहीं होता है। बाल्यावस्था में बालिका शैशवावस्था दौरान प्राप्त कुशलताओं में अपनी निपुणता बढ़ाती है, वह नए कौशल भी सीखती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो बालिका है, बालिकों से लड़की जो है लड़कों से ज़्यादा सीखती है और जल्दी सीखती है। यही समय है जब शरीर के अंगों का समन्वय सुधरता है। बाल्यावस्था के दौरान बालिका व्यवहार के वे ढंग भी सीखती है जो समाज में
मान्य है। बालिका परिवार के अलावा अन्य कई बाहरी लोगों से मिलती है और उनसे लगाव बढ़ाती है। जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है और उसके सोचने की क्षमताएं परिपक्व होती हैं, उसे यह एहसास होता है कि वे बहुत कुछ कर सकती है। बाल्यावस्था 2 अवस्थाओं में विभाजित है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तथा उत्तर या मध्य बाल्यावस्था। तो आगे चलते हैं। किशोरावस्था है स्टूडेंट्स हमारे पास। एक औसत बच्चे के जीवन में 12 से 18 वर्ष की आयु सीमा को किशोरावस्था की संख्या दी जाती है। परिभाषा है स्टूडेंट्स, एक औसत बच्चे के जीवन में 12 से 18 वर्ष की आयु सीमा को किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था के दौरान इंसान के शरीर में कई बदलाव होने लगते हैं। वे खुद को हर चीज़ में एकदम अनोखा पाते हैं। कोई भी चीज़ व्यक्त करने का उनका अंदाज अब एकदम अलग होने लगता है। वे अब बच्चे जैसा व्यवहार करना बंद कर देते हैं और नए अंदाज में जीने लगते हैं। किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों में यौन परिपक्वता आने लगती है और उनके प्रजनन अंगों में भी परिपक्वता आने लगती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कई पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप नहीं लिखना चाहते हैं, तो यदि आप लिख भी देते हैं तो वो आपकी मर्जी है। मैं पढ़ देती हूँ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से लिखना है हमें, तो इनमें और कोई धारणाएं नहीं बनानी है हमें। जो हम पढ़ेंगे वो एक क्वेश्चन है और जो मैं बोलूँगी वो और धारणाएं नहीं है। आपकी स्टडी है, सिर्फ आपको समझा रही हूँ, आपके साथ आपकी स्टडी के लिए आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो चलिए आगे देख लेते हैं। लड़कियों में यौन परिपक्वता का आ जाने की वजह से उनके महामारी की शुरुआत हो जाती है, जिसकी वजह से ये गर्भधारण करने में सक्षम हो जाती हैं। वहीं लड़कों के प्रजनन अंगों से वीर्य का उत्सर्जन होना आरंभ हो जाता है। लड़के और लड़कियों में कई भौतिक बदलाव भी आते हैं। जैसे किशोरावस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है, उनके कूल्हों पर वसा यानी कि चर्बी जमने लगती है, उनकी त्वचा के रंग में निखार आने लगता है, उनके चेहरे पर मुहासे नजर आने लगते हैं, उनकी कांख एवं गुप्त अंगों यानी के आसपास बाल उगने लगते हैं। लड़कों की मूछें उगने शुरू हो जाती हैं, कांखें गुप्त अंगों के पास बालों की आवाज़ एवं त्वचा में भी परिवर्तन आने लगता है। विकास प्रक्रिया में यौन काल वह अवधि है जब बच्चा अलैंगिक से परिपक्व लैंगिक रूप में परिवर्तित होता है। इस अवधि के साथ लैंगिक अंग विकसित होते हैं और व्यक्ति प्रजनन क्षमता प्राप्त करता है। तो आपको ये पॉइंट यहीं तक लिखना है स्टूडेंट्स, आगे नहीं लिखना है। आपका ये शॉर्टकट पॉइंट है, यहीं तक लिखना है, आगे नहीं लिखना है। समझ आ गया होगा आपको। तो आगे हम देख लेते हैं हमारा अगली अवस्था कौन सी है। वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था होती है स्टूडेंट्स जब इंसान पुरुष हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और 18 साल से ऊपर की आयु तक चलने लगता है। 18 साल से उसकी आयु जो बढ़ने लगती है वो वयस्कता कहलाती है। 18 वर्ष की उम्र के बाद व्यक्ति वयस्क कहलाता है। एक व्यक्ति को वयस्क मानने के लिए भिन्न भिन्न मापदंड जो है वो हो सकते हैं। एक मापदंड आर्थिक सामर्थ्य और दूसरा वैवाहिक जीवन प्रारंभ करना हो सकता है। परंतु एक और तो कुछ परिवारों में व्यक्ति 25 वर्ष की उम्र तक भी माता पिता पर आर्थिक रूप से आश्रित रहते हैं। दूसरी ओर कुछ परिवारों में वयस्क होने से पहले ही उनका विवाह हो जाता है और आसपास में व्यवसाय में जुट जाते हैं। व्यवसाय मतलब कि अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में जुट जाते हैं। वयस्कता की सामाजिक और कानूनी परिभाषा भी है। उदाहरण, एक भारतीय 18 वर्ष की उम्र में मताधिकारी हो जाता है। कानूनी तौर से लड़कों और लड़कियों के विवाह की उम्र क्रमशः 21 व 18 वर्ष है। तथापि वयस्कता विशेष रूप से या तो व्यवसाय या व्यवसाय की तैयारी से संबंध रखती है। वयस्कावस्था तक शारीरिक परिवर्तन लगभग पूरे हो चुके होते हैं और व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। ये आपको यहीं तक लिखनी है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। विकास के विभिन्न क्षेत्र हैं, हमें उनके बारे में बताना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करते हुए उनके परस्पर संबंधों को बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। विकास क्या है, उसके क्षेत्र क्या हैं। व्यक्ति के जीवन में होने वाले विकासों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हैं, कौन से पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है शारीरिक या क्रियात्मक विकास। शारीरिक विकास का संबंध उन शारीरिक परिवर्तनों से है जो शरीर के अंगों के आकार, बनावट व अनुपात में होते हैं। ये परिवर्तन गर्भावस्था से शुरू हो जाते हैं। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य है कि इसका मतलब है कि शारीरिक गतिविधियां पर नियंत्रण, इसके परिमाण स्वरूप
शरीर के विभिन्न अंगों में तालमेल बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ एक बात, बड़े बड़े वर्ड हैं इसमें, जैसे परिमाण स्वरूप, इसके फल स्वरूप भी लिख सकते हो आप। तो बड़ी बड़े जो इसमें वर्ड है, यदि आपको उसके बदले में कोई और वर्ड वहाँ पे छोटा वर्ड आता है तो आप लिख सकते हो। सिंपल, बिल्कुल सिंपल हिंदी भी आप इसमें लिख सकते हो। तो आपका जो क्वेश्चन है वो उतने ही नंबर मिलेंगे जितने नंबर का आपने क्वेश्चन लिखा है। बिल्कुल सिंपल हिंदी लिखिए। आगे चलते हैं। शारीरिक व क्रियात्मक विकास के कारण ही बच्चे कई क्षमताएं प्राप्त करते हैं। इन्हीं विकास के फलस्वरूप एक बच्चा जो जन्म के समय केवल अपनी पीठ के बल लेट सकता है, धीरे धीरे करवट बदलना, सिर संभालना, बैठना, चलना, दौड़ना और सीढ़ी चढ़ना सीखता है। आंखों और हाथों की गतिविधियों में तालमेल से यह बिना गिराए खाना खा सकता है। बहुत सिंपल पॉइंट है आपके साथ बीते हुए। अगला पॉइंट है भाषा संबंधी विकास। भाषा संबंधी विकास का तात्पर्य है कि एक बच्चा जो शुरू में केवल रोकर ही अपनी बात बता सकता है, शब्दों का तालमेल इस्तेमाल करना सीखता है और फिर वाक्यों में बातचीत करने लगता है। अगला पॉइंट है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का संबंध विचार शक्ति से के उभरने से है। उम्र के साथ बच्चे के सोचने समझने में जो विकास और परिवर्तन होते हैं वह उनकी क्रियाओं में देखे जा सकते हैं। शिशु में जन्म से वयस्क के समान विवेचन और चिंतन की योग्यताएं नहीं होती हैं। शौशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक मानसिक विकास की प्रक्रिया को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञान से अभिप्राय है जानने की प्रक्रिया, और यहाँ पे आप लिख सकते हो संज्ञान का मतलब है जानने की प्रक्रिया जो सूचना को एकत्रित करने और संसाधन करने के माध्यम से विभिन्न होती है। इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान सीखना, स्मरण करना, समस्या समाधान और सोचना शामिल है। वृद्धि शब्द को परिभाषित करना थोड़ा कठिन है। एक सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार व्यक्ति की स्वदेशीय कार्य करने युक्ति संगत तरीके से सोचने और पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से निपटने की योग्यता वृद्धि है। दोनों शब्दों बुद्धि और संज्ञान प्राय एक दूसरे के स्थान पर भी प्रयुक्त किए जाते हैं। सही और गलत, न्याय और अन्याय की समझ चिंतन के विकास से ही संबंधित है। शिशु को उचित और अनुचित का बोध नहीं होता। प्रारंभिक समाजीकरण से वह सीखता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। करने और न करने योग्य कार्यों की जानकारी बच्चे को माँ बाप से मिलती है और उसके मूल्यों का एक हिस्सा बन जाती है। तो चलिए, सामाजिक विकास का संबंध उन योग्यताओं के विकास से है जो व्यक्ति को समयोचित व्यवहार करने में समर्थ बनाती है। मैं आपको बता दूं, ये जो पॉइंट है आपको शॉर्टकट करना है तो आप शॉर्टकट भी लिख सकते हो। पूरा का पूरा पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट्स लिखिए और अपना क्वेश्चन सही लिखिए। तो आगे चलते हैं। सामाजिक विकास का तात्पर्य बच्चों के व्यक्तियों से संबंध और उनसे अंतरक्रिया से है। वे अन्यास ही उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो उससे प्रेम वश नहीं करता है। धीरे धीरे वे अपनी माँ और अन्य पालनकर्ताओं को पहचानने लगते हैं और उनसे लगाव हो जाता है। इसी लगाव की बुनियाद से भविष्य में वे अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध बनाएंगे। यही समय होता है कि जब बच्चे मित्र बनाते हैं और किसी एक मित्र को अपना घनिष्ठ मित्र कहते हैं। जब वे अन्य बच्चों व वयस्कों के संपर्क में आते हैं तो वे ऐसा व्यवहार सीखते हैं जो स्वीकार्य होता है। वे खाने, कपड़े पहनने, बड़ों से बात करने का ढंग और अपनी संस्कृति से संबंध अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, भावात्मक विकास। भावात्मक विकास का संबंध क्रोध, आनंद, भय, हर्ष, खुशी, चिंता और दुख जैसे मनोभावों के उभरने और इनकी सामाजिक रूप से स्वीकार्य अभिव्यक्ति के ढंग से है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और व्यवहार के उचित ढंगों से अवगत होते हैं तो उनमें विविध मनोभाव ही प्रकट होते हैं। शिशु के रूप में वे केवल व्यथा और आनंद की अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं खुशी, हर्ष, भय, क्रोध, निराशा और घृणा की अभिव्यक्ति भी कर पाते हैं और इन्हें सही ढंग से व्यक्त करना सीखते हैं। तो आगे चलते हैं। विकास के विविध क्षेत्रों में परस्पर संबंध। स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आप मेन पॉइंट्स लिख सकते हो। भावात्मक विकास का जो आपने उदाहरण देना है कितना है, ये भी आप मेन पॉइंट्स लिख सकते हो।
अगला पॉइंट है विकास के विविध क्षेत्रों में परस्पर संबंध। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला विकास अन्य क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव डालता है। शारीरिक कौशलों के विकास से बच्चे चल पाते हैं, उनकी क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता है और अपने परिवेश की छानबीन में उन्हें सहायता मिलती है। इन क्रियाओं से उनका ज्ञानात्मक विकास भी होता है। भाषा संबंधी विकास बच्चों के संप्रेषण के ढंग को अधिक सफल बनाता है। इसके कारण ही वे और व्यक्तियों के साथ संपर्क बना पाते हैं। इस संपर्क और अंतर्क्रिया का उनके सामाजिक विकास पर आर्थिक प्रभाव पड़ता है। चिंतन की बढ़ती जटिलता और सामाजिक स्पर्श से तो चलिए एक बार दोबारा से हम फिर से ये पॉइंट शुरू करते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर संबंध। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला विकास अन्य क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव डालता है। शारीरिक कौशलों के विकास से बच्चे चल पाते हैं, उनकी क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता है और अपने परिवेश की छानबीन में उन्हें सहायता मिलती है। इन क्रियाओं से उनका ज्ञानात्मक विकास भी होता है। भाषा संबंधी विकास बच्चों के संप्रेषण के ढंग को अधिक सफल बनाता है। इसके कारण ही वे और व्यक्तियों के साथ संपर्क बना पाते हैं। इस संपर्क और अंतर्क्रिया का उनके सामाजिक विकास पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। चिंतन की बढ़ती जटिलता और सामाजिक संपर्क से आपको ये विकास पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट्स, इस संपर्क और अंतर्क्रिया का उनके सामाजिक विकास पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक ही आपको ये पॉइंट्स लिखना है। आगे है अगर हमारा अगला क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए अथवा विकास के सिद्धांत कौन से हैं उनका उल्लेख कीजिए। अथवा विकास के सिद्धांत कौन से हैं उनका उल्लेख कीजिए अथवा विकास के किन्हीं दो सिद्धांतों का वर्णन करिए। अपने उत्तर के पक्ष में उदाहरण दीजिए। अथवा विकास का विशिष्ट अनुक्रम होता है, फिर भी विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 4 है हमारे पास और इनका जो आंसर है वो एक ही है। विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है विकास की दिशा। विकास की दिशा मुख्यतः शारीरिक और क्रियात्मक विकास में देखा जा सकता है। सिर से पैर की दिशा, विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। दूसरे शब्दों में संरचना और प्रक्रियाओं में सुधार सर्वप्रथम सिर वाले हिस्से में शुरू होता है। तो जो मनुष्य का जो विकास या फिर जो वृद्धि है वो सिर से पाँव तक पहले सिर वाले हिस्से से शुरू होती है। जो शरीर की वृद्धि या फिर विकास होता है वो सिर से पाँव तक होता है। सबसे पहले सिर वाले हिस्से से शुरू होती है। तो तत्पश्चात धड़ में यह सुधार होता है और अंततः सुधार टांगों वाले क्षेत्र में होता है। यह सिद्धांत प्रसव पूर्व, जन्म से पूर्व तथा प्रसव उपरांत जन्म के बाद विकास दोनों में लागू होता है। यह कि भ्रूण में सबसे पहले सिर वाला हिस्सा, उसके बाद धड़ और तदुपरांत प्रांगें विकसित होती हैं। वस्तुत गर्भधारण के 8 सप्ताह पश्चात भ्रूण की पूरी लंबाई का आधा हिस्सा सिर की लंबाई होती है। पूरी गर्भावस्था में अन्य अंगों की अपेक्षा सिर की वृद्धि सबसे तीव्र गति से होती है। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि शरीर के क्षेत्र हिस्सों का विकास साथ साथ नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि सिर अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से विकसित होता है। विकास की दिशा के संदर्भ में यह बताना महत्वपूर्ण है कि जब शरीर का एक हिस्सा तीव्र गति से बढ़ रहा होता है तो उसके साथ साथ शरीर के अन्य हिस्से भी विकसित हो रहे होते हैं, परंतु उनके विकास की दर तीव्र गति से विकसित होने वाले हिस्से की अपेक्षा धीमी होती है। अतः प्रसव पूर्व काल में चूंकि सिर का हिस्सा तीव्रतम गति से विकसित हुआ था तो स्वाभाविक ही है कि जन्म के समय शरीर के अन्य हिस्सों की अपेक्षा यह ज़्यादा विकसित होगा। जन्मोपरांत विकास का केंद्र शरीर के अन्य निचले हिस्सों की ओर स्थानांतरित हो जाता है। जन्म के पश्चात धड़ की वृद्धि तीव्र गति से होती है। इसके पश्चात बाहों और टांगों की वृद्धि की दर तीव्र गति से होती है। जन्म से परिपक्व होने तक शरीर के विभिन्न भागों के आकार में वृद्धि पर ध्यान दें और यह बात स्पष्ट हो जाती है। जन्म से परिपक्व होने तक सिर का आकार केवल दुगना होता है, जबकि शरीर के निचले भागों को वयस्क
आकार प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि की आवश्यकता होती है। वयस्क लंबाई में 3 गुना, बाहें 1 हाथ लंबाई में 4 गुना और टांगें और पैर लंबाई में 5 गुना बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास शरीर के मध्य से बाहर की ओर। इस दिशा में विकास की प्रगति बाहरगामी अंदर से बाहर की ओर होती है। बाहरगामी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से बाहर की ओर होती है। चित्र में शरीर का केंद्रीय अक्ष दिखाया गया है। जो अंग और मांसपेशियां शरीर के अक्ष के नज़दीक होते हैं वे पहले विकसित होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पंक्ति हमारे पास हमारे सामने आती है, चित्र में शरीर का केंद्रीय अक्ष दिखाया गया है, ये आपको नहीं लिखनी है, अन्यथा आपको नहीं तो चित्र बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे ये गलती मत करें। चित्र में शरीर का केंद्रीय अक्ष दिखाया गया है, इसको काट देना है। आगे लिखना है जो अंग और मांसपेशियां शरीर के अक्ष के नज़दीक होती हैं वे पहले विकसित होती हैं और जो अक्ष से दूर होते हैं वे बाद में विकसित होते हैं। जन्म पूर्व सिर, सुषुम्ना, हृदय और उदर जो शरीर के मध्य में होते हैं पहले विकसित होते हैं। भ्रूण की बाहें व टांगें जो कि अक्ष से दूर होती हैं बाद में विकसित होती हैं। अंगुलियां व पंजे जो बिल्कुल अंतिम छोर पर होते हैं सबसे अंत में विकसित होते हैं। यह सिद्धांत क्रियात्मक समन्वय में भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। सबसे पहले बालिका कंधों की मांसपेशियों का प्रयोग करते हुए बाहों को नियंत्रण रूप से हिला पाती है। ये मांसपेशियां अक्ष के पास होती हैं। धीरे धीरे बालिका कोहनी की मांसपेशियां, तत्पश्चात कलाई की और सबसे अंत में अंगुलियों की मांसपेशियों पर नियंत्रण कर पाती है। यदि हम शिशु को किसी वस्तु की ओर हाथ बढ़ाते हुए देखें तो हमें यह बात स्पष्ट हो जाएगी। 3 महीने की बालिका पास पड़ी वस्तु को लेने के लिए अपनी पूरी बाह का प्रयोग करती है। जैसे जैसे वह बड़ी होती है वह पास पड़ी वस्तुओं तक पहुंचने के लिए केवल कोहनी का प्रयोग करती है। इसमें से भी आप लोग सिर्फ मेन पॉइंट्स उठाइए और आप लिखिए। सही पॉइंट्स होने चाहिए, मेन पॉइंट्स लिखिए आप। और यदि सारा क्वेश्चन लिख सकते हो, सारा आंसर लिख सकते हो तो लिखिए, वरना सारा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट्स लिखिए। आपका आंसर जो है 3 से 4 पेज का होना चाहिए 10 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। और यदि वो यही क्वेश्चन 15 नंबर का है तो उसे 5 पेजों का, 5 से 6 पेजों का कर दीजिए। तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार एक वस्तु उठाने के लिए बालिका पहले पूरे हाथ का प्रयोग करती है। वस्तुओं को केवल अंगुली से उठाना वह बाद में सीखती है। इससे स्पष्ट है कि बालिका अंगुलियों की मांसपेशियों जो शरीर के सिरे पर होती हैं के प्रयोग से पहले कंधों की मांसपेशियों का प्रयोग करती है जो मध्य के पास होती हैं। इसी प्रकार बालिका पंजों पर नियंत्रण से पहले अपनी टांगों की गतिविधियों पर नियंत्रण पाती है। इन उदाहरणों से मालूम होता है कि बालिका पहले शरीर की बड़ी मांसपेशियों जैसे कि कंधे में तालमेल कर पाती है क्योंकि वे मध्य के समीप है और इसके बाद ही छोटी मांसपेशियों में तालमेल करती है जैसे अंगुलियों और पंजे जो सिरे की ओर होती हैं।